गुरुकुल हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मेरे क्लास का पहला दिन है। हम आपको हाई स्कूल में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो कि 2024 में आने वाला है, हिंदी का शिक्षण हम कराएंगे आपको। हाई स्कूल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेके आए हैं। पूरा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है जिसका हम आपके सामने पूरा प्रश्न पत्र हल सहित पढ़ाएंगे। देखिए, परीक्षा बोर्ड की परीक्षा होगी जिसमें 3 घंटा 15 मिनट का आपके पास समय निर्धारित होगा। सर्वप्रथम बड़े ध्यानपूर्वक हम सभी प्रश्नों को पहले पढ़ेंगे। 15 मिनट हमारे पढ़ने के लिए होंगे प्रश्न पत्र को। पूर्णांक आपका 70 का होगा। 30 आपका प्रयोगात्मक होगा जो विद्यालय स्तर पर आपको 30 नंबर के अंक प्रदान किए जाएंगे। निर्देश इस प्रकार से है, विशेष कर ध्यान रखें, प्रश्न पत्र के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए ही निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाएगा जिसको आपको केवल पढ़ना है। उसके बाद में 3 घंटा का समय जो है निर्धारित है जिसमें आप सभी प्रश्नों को करेंगे। समय का प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय का प्रबंधन यदि आपका ठीक रहा तो आप सारे प्रश्नों को बड़ी सुगमता के साथ हल कर सकते हैं। प्रश्न पत्र के खंड जो हैं वो 2 हैं। पहला आ खंड है, दूसरा बा है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें सही विकल्प चयन करके आपको 20 नंबर OMR सीट पर नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से गोले काले करने होंगे और उसके बाद शेष जो 50 नंबर के प्रश्न होंगे उनको आपको हल करना होगा। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर से मिटाएं नहीं और व्हाइटनर का प्रयोग न करें। बिल्कुल कन्फर्म हो जाए तभी उत्तर को काला करें। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक पेपर में दिए होंगे जिनको बड़ी सरलता के साथ और बड़े ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ने के बाद जितनी बात पूछी जाए सिर्फ उतनी ही बात अपनी रखेंगे। अतिरिक्त कुछ भी व्यर्थ में किसी भी प्रश्न के उत्तर को आप बढ़ा के नहीं देंगे, अन्यथा समय प्रबंधन आपका गड़बड़ हो जाएगा। पहला प्रश्न है जो बहुविकल्पीय 20 प्रश्न होंगे उसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। इसमें 4 विकल्प दिए होंगे। पहला होगा ए में है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बी द्विवेदी युग, 3 शुक्ल युग और चौथा है जो डी खंड है शुक्लोत्तर युग। ये गलत प्रिंट हो गया है, ये शुक्लोत्तर युग है, इसको पढ़ा जाए। इनमें जो सही है वो बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के जो लेखक हैं, सही विकल्प अंकित कर लिया जाए। ध्यान से देखें। प्रश्न नंबर 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है। इसमें 4 ऑप्शन हैं, ए निबंध, बी कविता, सी नाटक, डी कहानी। तो इसमें चारों में से निबंध विधा की रचना है। ये निबंध सही है, ये निबंध है। चिंतामणि जो है निबंध विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 3 है, गबन किसकी रचना है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। जिसमें जो गबन गोदान
ये मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। पहला सही है। प्रश्न नंबर 4 है, शुक्ल युग की समयावधि है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला 1936 से 1943 तक, दूसरा 1919 से 1938 तक, तीसरा 1900 से 1918 ईस्वी तक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें आपका बी बिल्कुल राइट आंसर। 1919 से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग रहा है, जिसे छायावाद युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग आदि के नाम से जानते हैं। एक इसी के 3 नाम हैं, ध्यान रखें। अगला प्रश्न नंबर 5 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? यह इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला जीवनी, दूसरे बी पर आत्मकथा, तीसरा आत्म साक्षात्कार अथवा भेंटवार्ता, चौथा रेखाचित्र। इसमें सही विकल्प आत्मकथा है। ये हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना है। ये आत्मकथा विधा पर आधारित है। ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान रखें बच्चे। क्या भूलूं क्या याद करूं, और ये भी इनकी आत्मकथा है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ये प्रिय प्रवास, इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है द्विवेदी युग, छाया भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग और छायावादी युग। 4 में ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, ये द्विवेदी युग के जो है रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास इनका महाकाव्य है, और प्रिय प्रवास हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। इसमें ये प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, और द्विवेदी युग में ये लिखा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। प्रश्न नंबर 7 है, ध्यान रखें, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? 4 विकल्प दिए हैं। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा हरिऔध जी, तीसरा हरिवंश राय बच्चन जी और चौथा सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें जो है ये रामधारी सिंह दिनकर ये गलत है, हरिऔध जी भी गलत है, सुमित्रानंदन पंत जी ने भी नहीं किया। मधुशाला की रचना हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, प्यार सिखाती मधुशाला, बने रहो तुम पीने वाले, बनी रहे ये मधुशाला। लोगों को समझाने का प्रयास किया। ये मधुशाला है, शराब की दुकान है, वहाँ प्रत्येक प्रकार के हर धर्म जाति संप्रदाय के लोग पहुँचते हैं बिना किसी भेदभाव के। एक ही गिलास में सारे के सारे लोग मदिरा पान करते हैं, और दुश्मन भी एक दूसरे के गले लगते हैं, अर्थात सारा बैर भाव भुला देते हैं। कहने का मतलब, कभी कहा है, ये मतलब नहीं है कि शराब पीना चाहिए, लेकिन कहते हैं जो सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले लोग हैं, आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, जातिवाद, भेदभाव, संप्रदायवाद करते हैं, उन लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि इससे अच्छे तो शराब की दुकान पर पीने वाले हैं जो आपस में कम से कम लड़ते तो नहीं है जब तक नशा रहता है। कहने का भाव है हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन ने इसीलिए मधुशाला में लिखा कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, प्यार सिखाती मधुशाला, बने रहो तुम पीने वाले, बनी रहे ये मधुशाला। अगला प्रश्न, भारत भारती 8 नंबर प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती जो है यह, इसमें 4 विकल्प दिए हैं, फटाफट जल्दी जल्दी देखें। सियाराम शरण गुप्त, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा महादेवी वर्मा। तो इसमें सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। ध्यान रखिए, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती जो रचना है, ये रचना देश की आज़ादी के लिए और स्वतंत्रता से संबंधित देश के लोगों को जागरूक करने के लिए रचना की गई थी, और इसमें स्वदेश प्रेम की भावना से भरी हुई ये रचना है। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। ये राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखिए, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि के रूप में
मैथिली शरण गुप्त जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं स्वतंत्रता से संबंधित ज़्यादा हैं। प्रश्न नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 1843 से अब तक, 1643 से 1843 और 1918 से 1936। डी ऑप्शन है 1936 से 1943। तो आधुनिक काल जो है वो पहला इसमें सही है। 1843 से अब तक का जो समय चला आ रहा है ये आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। इसकी समय सीमा यही है, पहला सही है। अगला प्रश्न नंबर 10, मतिराम किस युग के कवि हैं? देखिए मतिराम हैं, केशवदास हैं, घनानंद हैं और भूषण हैं। ये तमाम जो हैं, बिहारी जी हैं, ये सब रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखें। पहला है आधुनिक काल। इसमें 4 विकल्प हैं। इसमें से 4 विकल्प, पहला आधुनिक काल, दूसरा आदिकाल, तीसरा भक्ति काल, चौथा रीतिकाल। तो इसमें सही ऑप्शन है रीतिकाल। ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं मतिराम। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? 4 विकल्प हैं, शोक, रति, हास, निर्वेद। बहुत सरल है। हास्य जो है, हास्य से हास आता है, तो इसका हास्य का स्थायी भाव हास है। इसकी परिभाषा होती है जब भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब हास नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है। इसमें हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। देखिए ये शंकर जी की बारात जब गई तो वहाँ शंकर जी को जब देखा तो उन्हें देख करके बिल्कुल दिगंबर थे, वस्त्रहीन दशा में पहुँचे, शरीर में पूरा राख लगाए और पहुँचे जब वहाँ हैं अपनी ससुराल में, तो उन्हें देख करके सभी भागने लगे, डर गए। तो इनकी दशा को देखकर दंगा भयो भारी नंगा के ब्याह में, बड़ा दंगा हुआ। हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुने जे आवे उछा हिमांचल के, और दंगा भयो भारी नंगा के ब्याह में। देख करके सभी हंस हंस करके शंकर जी को भागने लगे हैं। तो यहाँ पे आपको हास रस का स्थायी भाव हास है। आगे देखें, सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये जो है सही कर लेना इसको, आतप पर्यो प्रभात होना चाहिए। सोहत ओढ़े पीत पट, पट माने कपड़ा, पीत माने पीला। सोहत ओढ़े, भगवान कन्हैया जब पीला पीतांबर ओढ़ते हैं तो बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। सलोने माने बहुत सुंदर, लोने माने सुंदर, सलोने माने बहुत सुंदर, गात माने शरीर। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सुंदर कन्हैया जब पीला पीतांबर ओढ़ते हैं तो बहुत सुंदर प्रतीत होता है, उनका शरीर बड़ा सुंदर लगता है। ऐसा लगता है मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रातःकालीन प्रकाश पड़ा है और जैसे नीला पर्वत सूर्य के प्रकाश पड़ने से पीला प्रतीत होता है, वैसे भगवान कन्हैया का नीला श्यामला शरीर है, उसमें जब वो पीला पीतांबर ओढ़ते हैं तो वैसे ही नीलमणि पर्वत के समान उनका शरीर चमत्कृत होने लगता है, बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 4 हैं विकल्प। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा रूपक अलंकार और चौथा श्लेष अलंकार। इसमें 4 जो दिए हैं तो इसमें देखिए हम आपको बता दें, जहाँ पर जनु मनु जानहु मानहु, मनु जनु जानहु मानहु मानव जानव आदि शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसमें तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, राइट आंसर।
उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है, क्योंकि इसमें मनो नील मणिशैल परात प्रयोग प्रभात, बहुत ही सरल विधि हमने बताई। यदि कहीं पर जनु मनु जानो मानव आदि शब्द मिल जाए, आंख मीच करके वहाँ पे आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पे टिक कर देना है, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? बहुत सरल है। पहला इसमें 4 विकल्प दिए हैं, 3, 2, 4, 5। तो इसमें 4 जो है चरण होते हैं, दोहा है, चौपाई है, रोला है, इनमें सब में 4 चरण होते हैं। रोला सममात्रिक छंद है, इसमें चारों चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद में 24-24 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखें बच्चों। तो इसमें 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में 24-24 मात्राएं, सी खंड सही है। प्रश्न नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? ध्यान रखें बच्चों, उप माने होता पहले, जो शब्द से पूर्व जिन शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर उपसर्ग होता है, उसे उपसर्ग बोलते हैं। जो मूल शब्द से पूर्व जोड़ करके नवीन शब्द का निर्माण किया जाता है, जो पूर्व में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के ठीक बाद में पीछे जुड़ता है उसे उप माने बाद होता है। तो जो बाद में जुड़ता है, नहीं, उप माने पहले होता है। उपसर्ग में जो शब्द से शब्दांश से पहले जुड़े वो सब उपसर्ग कहलाता है, और जो शब्द के बाद में जुड़े उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे सरल शब्द में ता जोड़ दिया, सरलता, प्रभु शब्द में प्रभुता, ता जोड़ दिया, तो ये जितने बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय हैं। और जो शब्द से पहले, जैसे शुभ, और उसके आगे आ जोड़ दें, अशुभ हो गया, तो आ क्या हुआ? आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग होता है। जैसे आ के पहले जोड़ देते हैं तो आ शुभ से पहले आ जुड़ गया। जैसे किसी को कोई प्रसिद्ध है, उसके आगे सु जोड़ दो, सुप्रसिद्ध, तो सु क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। यानी शब्द के पहले जो शब्दांश जोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बच्चों ध्यान दें, जो आकर्षण शब्द है इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। वी, पहला वी, दूसरे में मान, तीसरे में अक और चौथे में आ। ना तो इसमें वी है, ना ही मान है, और ना ही इसमें अक आ रहा है, क्योंकि कर्षण मूल शब्द में आ जोड़ दिया गया है, आकर्षण बना दिया गया। कर्षण माने खींचना, आकर्षण जो अपनी ओर खींच ले, आकर्षित कर ले, तो इसमें आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो इसमें डी आंसर बिल्कुल सही, टिक कर ले। प्रश्न नंबर 15, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? जो सब रचना होती है वाक्यों की, उसमें बताया गया इसके कितने भेद होते हैं। तो इसमें आपको लगाना है, पहला है पहला 2, दूसरा 5, तीसरा है 6 और चौथा विकल्प है 3। तो इसमें रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। डी आंसर बिल्कुल सही, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3 होते हैं। 3 में पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है जो मिश्र वाक्य। सरल को साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं हिंदी में। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें तीसरा जो 3 है, चौथा विकल्प बिल्कुल सही, डी आंसर बिल्कुल सही। 16 में पीताम्बर में कौन सा समास है? ध्यान रखें, ये समास जो है बच्चे गलत कर देते हैं। ये कई एक ही तरीके के होते हैं। यदि इसमें ये पीताम्बर लिखा है तब तो इसमें बहुब्रीहि होगा। यदि कहीं पे पीताम्बरम लग जाए, पीताम्बरम लग जाए अगर, तो इसमें कर्मधारय हो जाएगा। यदि माँ जोड़ दिया जाए इसी में, जैसे नीलांबर, जब तक अंबर रहेगा माँ नहीं जुड़ता तब तक सब में बहुब्रीहि रहेगा। और जैसे ही पीताम्बरम, नीलांबरम ऐसे शब्द जोड़ दिए जाएं, इसमें देखिए विशेषण है, अंबर माने कपड़ा और पीत माने पीला। कपड़ा है तो है, कोई बात नहीं, कपड़ा है, कपड़ा है,
लेकिन अगर पहला पद विशेषण इसमें जोड़ दिया गया, पीतांबर, पीला है अंबर, अगर माँ जोड़ा है पीतांबरम, पीला है अंबर जो, तो उसमें अगर माँ जोड़ दिया गया तब तो कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि इसमें माँ लगा नहीं है, यहाँ पर केवल पीतांबर लिखा है, तो इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास होगा। पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कन्हैया। यह कृष्ण के लिए कहा गया है, पीतम अंबरम यस्य सा, अर्थात भगवान कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहर श्याम सुंदर। किसी व्यक्ति अर्थात इसमें उत्तर पद, बहुब्रीहि समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अंत में जो अर्थ निकलता है जिसमें उसकी प्रधानता होती है उसमें बहुब्रीहि समास होता है। पीला है अंबर जो, अर्थात कन्हैया। जैसे लंबम उदरम यस्य सः लंबोदरः, जिसका पेट है लंबा, अर्थात गणेश। जैसे गजानन, हाथी की सूंड है जिसकी, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, त्रयम नेत्रम यस्य सः, तीन हैं नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी। अर्थात अंतिम पद जिसमें प्रधान हो, जिसमें अंतिम पद प्रधान हो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है, चूँकि इसमें माँ नहीं लगा है, पीतांबर लिखा है। ध्यान रखें, जहाँ जहाँ पीतांबर नीलांबर लिखा होगा तो बहुब्रीहि समास होगा, इसमें राइट आंसर बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को सी वाला टिक करें, सी वाला टिक करें, बिल्कुल सही आंसर बहुब्रीहि। यदि माँ जुड़ जाए तुरंत इसमें कर्मधारय लगाएंगे। ध्यान रखें, बोर्ड परीक्षा में छात्रा ध्यान रखें। आंसू, आंसू, आंसू जो है इसका तत्सम रूप क्या है? देखिए तत्सम है क्या? तत्सम शब्द वह शब्द हैं जो हमारी मूल संस्कृत के शब्दों का हमारी भाषा में, हमारी बोलचाल में ज्यों का त्यों प्रयोग में ले लिया गया है, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। उनका तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के मूल शब्दों को हम अपनी बोलचाल की भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग में ले आए हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, यानी संस्कृत के शुद्ध शब्द। तद्भव क्या है? तद्भव संस्कृत के मूल शब्दों का हमारे हम लोगों के प्रयोग में आते आते उनमें कुछ अशुद्धियाँ आ गई हैं, बिगाड़ हो गया है, तो बिगड़े हुए वो रूप तद्भव कहलाते हैं। जैसे आंसू, ये बिगड़ा हुआ रूप, इसका शुद्ध शब्द होगा अश्रु। क्या होगा? अश्रु। अब आइए इसमें, पहला अश्रु, दूसरा अंशु, तीसरा रोना, चौथा आँख, तो इसमें ये सभी गलत है, इसमें अश्रु सही हो जाएगा। जैसे पत्थर, पत्थर का शुद्ध शब्द प्रस्तर। जैसे गेहूँ, बिगड़ा हुआ रूप है, ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा गोधूम। क्या होगा? गोधूम। ठीक है। जैसे आँख, आँख का शुद्ध शब्द अच्छी। तो इस प्रकार से जो शुद्ध शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। 18 वाला है प्रश्न, कर्तव्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तृ लिखा है, चूँकि कर्तृवाच्य है, उसका नाम ही से ही पता चल रहा है कि इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये वाक्य होते हैं, उसमें खुद ही उसका नामकरण ही बता देता है कि इसमें किसकी प्रधानता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता। चूँकि इसमें कर्तवाच्य है, इसमें पहला बिल्कुल सही है, कर्ता की प्रधानता होती है। चारों विकल्प जो दिए हैं, कर्ता प्रधान, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, ये सब गलत है। पहला वाला सही है, कर्ता की प्रधानता, चूँकि इसमें कर्तवाच्य नाम से ही लग रहा है। बच्चे ध्यान दें। अगला 19 नंबर प्रश्न है, ताव्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताव्या, तो आप इसके लिए आपको शब्दों को, जो शब्द रूप हैं उनको आप जो आपके पुस्तक में पीछे दिए हैं, हाई स्कूल के बच्चे ध्यान दें, शब्द रूप याद कर लेंगे। और इसमें फ़िलहाल
4 विकल्प दिए हैं ताव्या में। पहला है षष्ठी विभक्ति एकवचन, दूसरा सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तीसरा षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चौथा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो ताव्या जो है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन भी है और पंचमी विभक्ति बहुवचन में भी होता है, एक सेम रहता है दोनों में। चूँकि इसमें पंचमी विभक्ति बहुवचन है नहीं और चतुर्थी दिया है, इसलिए चतुर्थी राइट आंसर। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन बिल्कुल राइट आंसर। ध्यान रखें बच्चे, बहुत सावधानी से देखते रहें। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है? जिन शब्दों का कर्ता के स्थान पर, जो कर्ता होता है उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, फिर से समझ लें, जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का जहाँ नाम आ जाए वो संज्ञा है। जैसे राम किताब कानपुर। अब इन चीज़ों के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम क्या हुआ? जैसे मोहन है, हम मोहन नहीं कहते हैं, मोहन इधर आ जाओ, तो ये संज्ञा हो गई। हम कहते हैं वह इधर आ जाए या तुम इधर आ जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, वह यहाँ आ जाए, हम वहाँ ये कर लें, तो यह वह मैं तुम वे आदि ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा है जो मनुष्य भी नहीं है, बचपन भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, भी गलत है। वह जो है, हम किसी का नाम ना लेकर के कहते हैं वह यहाँ आ जाए, तो वह क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाया गया है, तो वह जो है ये सर्वनाम है। ये 20 प्रश्न आपके OMR पर काले अथवा नीले बाल पॉइंट पेन से इनको आप बिल्कुल सही, जो विकल्प सही है उसी गोले पर रख करके हम काला करेंगे। पहले इसमें पेंसिल से निशान हल्के से बनाते जाएंगे और उसके बाद OMR पर बिल्कुल बड़ी सावधानी पूर्वक OMR सीट पर काले या नीले बाल पॉइंट पेन से, एक ही पेन का प्रयोग करेंगे, या तो नीला करेंगे तो नीला ही पूरे में, या काला करेंगे तो काला ही, उसे गोला बड़ी सावधानी पूर्वक काला करेंगे। उसके पहले ऊपर जो भी प्रविष्टियां हैं बड़ी सावधानी से भरनी है, और अंग्रेजी में जो प्रविष्टियां भरनी है सभी कैपिटल लेटर में ही भरनी है।